Hello, students. Welcome back. Once again, I'm welcoming you all in the video lecture series of class 10th Federalism, in which we have studied about all the major parts of it. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से जो है फेडरलिज़म प्रैक्टिस की जाती है, उसके कुछ एग्जांपल्स जो लैंग्वेज पॉलिसी, करंट स्टेट, सेंट्रल रिलेशनशिप में, और इसके साथ साथ जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स के जो है तमाम ऐसी चीज़ों में देखने को झलक मिलती है इसकी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कि भारत में किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, उसकी पूरी पड़ताल, पूरी उसकी प्रोब करेंगे, उसकी पूरी स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे कि भारत में डिसेंट्रलाइजेशन मींस फेडरलिज़म को एक्यूरेटली किस तरह से फेडरलिज़म को प्रैक्टिस किया जाता है, वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके तो फेडरलिज़म को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि किस तरह से फेडरलिज़म प्रैक्टिस किया जाता है। स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं कि वी नोटेड अबव दैट द फेडरलिज़म, ओके, हम लोगों ने नोट किया कि जो फेडरलिज़म होता है, ठीक है, फेडरलिज़म अबव द दैट फेडरलिज़म फेडरल गवर्नमेंट्स हैव टू और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स। कि फेडरलिज़म में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, या उसको हम कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। वी हैव सो फार डिस्कस्ड द टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने जो सरकार की जो एक फेडरल सिस्टम की दो टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स होती है, उनको तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, जिसको हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन भारत जैसे इतने विशाल देश में दो टायर ऑफ गवर्नमेंट से, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट से देश को रन कर पाना वो आसान नहीं होता है। इट्स नॉट ईजी टू रन इंडिया लाइक अ वास्ट कंट्री विथ टू टायर्स और टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स। स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। भारत के जो स्टेट्स हैं, कई स्टेट्स ऐसे हैं जो यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं या उनके बराबर हैं। सो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश इज़ बिगर दैन रशिया, महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी। ओके, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पॉपुलेशन के मायने में यह रशिया जैसे सबसे क्षेत्रफल, सबसे बड़े देश, जो एरिया में सबसे बड़ा देश है ना, उससे बड़ा है। वही महाराष्ट्र की बात करें, मतलब एरिया में तो नहीं, लेकिन पॉपुलेशन में ये रशिया से बड़ा है। महाराष्ट्र की बात करें तो जर्मनी जैसे बड़े देश की तरह बराबर है महाराष्ट्र का आकार। सो मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। ये स्टेट्स बाहर से जितने बड़े दिखते हैं, उतने ही अंदर से डाइवर्स भी हैं। There is thus a need for power sharing within these states। इसलिए इन स्टेट्स में पावर शेयरिंग की आवश्यकता होती है। इनफैक्ट बहुत बेहतर ढंग के पावर शेयरिंग की आवश्यकता महसूस होती है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरल पावर शेयरिंग है भारत में, उसको एक और तरह की, मतलब इतने बड़े देश को, एक इतने बड़े राज्यों को भी एक और ना असेसमेंट की, अपने पावर शेयर करने की या इसको गवर्न करने के लिए एक और लेवल की आवश्यकता महसूस होती है, ठीक है। दैट इज़ द बिलो दैट द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे एक गवर्नमेंट के लेवल की ज़रूरत उसको महसूस होती है। दिस इज़ द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और यही जो है विजडम, यही बुद्धिमत्ता है, यही आइडिया होती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का, जहाँ पावर जो है वो एक सेंटर, स्टेट और इसके साथ साथ, ठीक है, सेंटर के लेवल, अगर हम बात करें उसको कि सेंटर लेवल के साथ साथ, ठीक है, सेंटर के साथ साथ स्टेट लेवल में पावर डिवीज़न हो रहा है, और इसके साथ साथ एक लोकल लेवल पे भी बटना शुरू हो जाए। सो इस रेशनलिज़म को, इस तरह की बुद्धिमत्ता को, इस तरह की तरीके को, पावर शेयरिंग को हम
पावर शेयरिंग का डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, पावर का विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो मूविंग फर्दर, ओके, सॉरी, मूविंग फर्दर, थोड़ा आगे बढ़ें अगर, तो देखते हैं, हम पाते हैं कि इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें तो इस तरह की डिसेंट्रलाइजेशन जो होती है, दस द रिज़ल्ट ऑफ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरह की जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो लोकल गवर्नमेंट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। When power is taken away from the central and state government, जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के ना गिवन टू अ लोकल गवर्नमेंट, एक लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। लोकल गवर्नमेंट इन द सेंस जिसको हम नगरों में नगर पालिका, नगर पंचायत, और इसके अलावा पंचायतों में हम उसको ग्राम पंचायत या ग्राम सभा या पंचायत कहते हैं। जब हम इनमें दे देते हैं इसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन, इसी को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ दैट, जो बेसिक आइडिया होता है डिसेंट्रलाइजेशन का इंडिया में वो ये होता है दैट आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ विच आर बेस्ट सेटल्ड, कि जो इतनी बड़ी मात्रा में हमारे देश में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको बेस्ट वे में सेटल किया जा सके एट द लोकल लेवल, उनको लोकल लेवल पे बेस्ट मेजर्स में सेटल किया जा सके। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन द देयर लोकेलिटीज़। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि लोकल लेवल पे लोकल लोगों को ही ज़्यादा जानकारी होती है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके कंसर्न्स क्या हैं। अब आप अगर मान लीजिए अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट या एकमात्र स्टेट गवर्नमेंट होता, लोकल गवर्नमेंट ना होता, तो ग्रामीण स्तर पे आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है या फिर नगर स्तर पे आपकी जो प्रॉब्लम होती है, क्या उसको योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जान पाती? शायद नहीं, क्योंकि उसको उठाने वाला कोई होता नहीं, वो काम करने वाला कोई ना होता, या होता भी तो बहुत लंबा प्रोसेस होने के बाद हो पाता। ठीक है, तो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट से ये फ़ायदा जो है हो जाता है। ओके, सो अब इस चीज़ को देखा जाए तो यू नो दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ और वेयर टू स्पेंड मनी। लोकल लेवल लोगों के पास बेहतर आइडियाज़ होते हैं, कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कितने मात्रा में खर्च करने हैं, इन सब को मैनेज करने का एफिशिएंटली उनके पास रास्ता होता है। बिसाइड एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा ठीक है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने के अलावा जो है लोकल लेवल पे, ठीक है, क्या होता है कि लोकल लेवल पे इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ लोगों के लिए डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मौका होता है कि पावर की डिसीजन मेकिंग में किस तरह से डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और इस चीज़ से अगर आप डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली इंगेज होते हैं तो आप ये चीज़ फील कर पाते हैं कि आप अपने आप को इनकलकेट कर पाते हैं उस हैबिट में कि आपने भी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन किया है, आपने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, सो लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज़ वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो इस चीज़ को बेस्ट वे में रियलाइज़ करती हैं। वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को, वो ये होता है कि डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकता है। सो द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया। ठीक है, कि पावर को एक तीसरे लेवल पे भी डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर, और उसके बाद से पावर को डिसेंट्रलाइज करने की सबसे पहली शुरुआत जो है वो 1959 में हुई। ठीक है, और यहाँ पे पंचायती राज इस्टेब्लिश किया गया। एक स्टेट में उसका नाम था सबसे पहले राजस्थान में। राजस्थान में एक ज़िला, एक प्लेस था, उसका नाम था नागौर।
सो नागौर एक ऐसा प्लेस था जहाँ से ये पहली बार जो है लॉन्च किया गया इस सिस्टम को, ठीक है, डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन्स है। सो ये चीज़ें की तो गई, लेकिन लोकल लेवल पे पंचायत इन विलेज एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज़ वर सेटअप इन ऑल द स्टेट्स। तो ये पूरी प्रोसेसिंग चलती रही, लंबा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेसिंग थी, और इस लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेसिंग के बाद, लंबे चलने के बाद फाइनली जो है, ठीक है, ये 19, अगर हम इसकी बात करें तो 90s के दौर में, ठीक है, 90s के दौर में 1991 92 के दौर में, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd और 74th के तहत, ठीक है, 73rd और 74th के तहत इंडिया में 73rd के तहत पंचायती राज और 74th के तहत जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल लोकल गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश किया गया और बाकायदे इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। सो बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, इन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते थे, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स ऑफ देयर ओन, लोकल गवर्नमेंट्स की अपनी पावर और रिसोर्सेस नहीं हुआ करती थी अपनी आप की, जैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। दस देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। तो अगर हम बात करें कि 59 से लेकर 90s के दौर तक, तब तक पावर शेयरिंग तो था, पंचायती राज को हमने अडॉप्ट तो किया था, लेकिन बहुत ही कम इफ़ेक्टिव मैनर में, बहुत कम प्रभावशाली ढंग से जो है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो पाता था। ओके गाइस, सो अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। जैसा मैंने आपको बताया कि 1991-92 में बहुत बड़े स्टेप लिए गए, बहुत बड़े कदम उठाए गए पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट किया गया एक तीसरा लेवल ऑफ डेमोक्रेसी जोड़ने के लिए, ठीक है, मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, जिससे कि जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट था उसको और इफ़ेक्टिवली और पावरफुली ना उसको लॉन्च किया जा सके। इसके लिए क्या किया गया कि 1992 में अमेंडमेंट्स ला करके, संविधान में अमेंडमेंट करके, ठीक है, और दूसरी बार इस चीज़ को एक लंबी प्रक्रिया चली, उसमें कई कमिटीज़ बनी। उस कमिटीज़ में BR मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, इसके अलावा राव कमेटी, सिंघवी कमेटी, ऐसे बहुत से जो है, ठीक है, कमिटीज़ बनी, और उसके बाद जाकर फाइनली ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। ओके गाइस, सो नाउ इट इज़ तो ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसमें इफ़ेक्टिवली, इसको इफ़ेक्टिव बनाने के कौन कौन से प्रयास किए गए, ये चीज़ें स्टूडेंट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हमें पढ़ना बाकी है, ठीक है, वो हम अभी देख लेते हैं। बाकी इसके अलावा अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो क्या क्या प्रयास किए गए, उसमें पहला प्रयास जो हुआ इस क्षेत्र में, जो पहला कदम था वो क्या उठाया गया, वो था now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local self government, कि local self governments के लिए regular elections होते रहने चाहिए, ठीक है, कि जो पहले elections को regularly नहीं करवा पाते थे state governments, अब इसमें state governments में ये procedures जोड़े गए कि state governments को जैसे उनके यहाँ elections होते हैं regularly, वैसे state government के elections भी regularly होते रहने चाहिए। उसमें दूसरी चीज़ क्या जुड़ी, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज़, कि इलेक्टेड बॉडीज़ में सीट्स जो होंगी वो क्या होंगी, वो रिजर्व होंगी। एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास, इन सब के नाम से, SC ST और बैकवर्ड क्लास के नाम से सीट्स रिजर्व की जाएंगी लोकल इलेक्शन, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस में भी, ठीक है। इसके अलावा जो है एक तीसरा जो है इसमें चेंज किया गया एक तीसरा चेंज किया गया इसमें एक तीसरा जो है चेंज आया। वो तीसरा चेंज क्या था कि तीसरा चेंज जो है उसमें वो ये था कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन आर रिजर्व्ड, कि जो 1/3 पोजीशन है वो क्या होगा, उसे रिजर्व किया जाएगा
फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व की गई। ये भी एक बड़ा चेंज था उस अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, जो कि पंचायतों में पॉसिबल हुई, बाकी जगह नहीं हो पाई। उसके अलावा एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा एक और उसमें चेंज किया गया कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जिसका नाम इंडिपेंडेंट इलेक्शन, जिसका स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC बनाया गया, हैज़ बीन क्रिएटेड टू इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन कराने के लिए हर राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई, जिससे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों पे काम करती रहे और इन स्टेट्स को और दिक्कत, पंचायतों के इलेक्शंस को रेगुलरली कराने में कोई दिक्कत ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू। स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है उनसे आशा की गई, उनसे कहा गया कि शेयर सम पावर्स, कुछ पावर्स और कुछ रेवेन्यू ना कुछ मनी लोकल गवर्नमेंट्स को शेयर किया जाए। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, भले नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज होगी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से, लेकिन कुछ ग्रांट्स जो हैं शेयर की जाए, कुछ ग्रांट रिलीज़ किया जाए, हमेशा रेगुलरली स्टेट गवर्नमेंट रिलीज़ करे पंचायतों के लिए, जिससे कि पंचायतों को अपना विकास करने का, आत्मनिर्भर बनने का, उन्हें अपना पूरा उनको स्थायित्व और विकास करने का जो है उनको मौका मिलता रहे, अवसर मिलता रहे। ये प्रयास जो है पंचायती राज को या पंचायत को इस्टेब्लिश करने में, लोकल गवर्नमेंट्स को या पावर को डिसेंट्रलाइज करने में 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा 1991-92 में जारी किया गया। ये कुछ चेंजेस थे जो उस अमेंडमेंट के द्वारा लाए गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। इसके आगे बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि और आगे फिर क्या क्या अमेंडमेंट्स होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में, और फाइनली लास्ट लेक्चर होगा जहाँ पे हम इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो आप अभी तक जानते रहेंगे कि हम लोगों ने आज यहाँ तक स्टडी किया, इसके आगे हम लोग अगले दिन स्टडी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।